Hello everyone, how are you all? You all are welcome to my YouTube channel, My English Classes. I am Meena and today we'll start a new and very interesting poem of class 12, The Seven Ages of Man, which is written by William Shakespeare. It is a very important poem and very interesting also. So let's start with a brief introduction of William Shakespeare. William Shakespeare was born in 1564 in England. He was known as Bard of Avon and England's national poet. He was a great poet, a playwright, an actor and a great writer of English literature. So let's start with this poem. ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये शेक्सपियर की एक प्ले एज यू लाइक इट में से ली गई है, जिसमें एक पात्र है जैक्स जो बहुत दुखी होते हैं और वो एक मोनोलॉग लिखते हैं. तो ये वही पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन. इस पोएम के अंदर कवि ने सेवन एजेस, इंसान के जो अलग अलग 7 चरण होते हैं, जिसको अलग अलग भूमिकाएं जिस तरह से वो अपने पूरे जीवन काल में निभाता है, उसके बारे में बताया है. तो चलिए हम आज की अपनी ये पोएम शुरू करते हैं. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है और इस फर्स्ट स्टैंजा के जो कीवर्ड हैं वो हैं स्टेज यानी रंगमंच, मेयरली यानी केवल, प्लेयर्स यानी पात्र, एग्जिट यानी बाहर निकलने के रास्ते, एंट्रेंसेस अंदर आने के रास्ते, एक्ट्स यानी कार्य. तो चलिए इस पोएम का जो ये पहला स्टैंजा है उसे हम समझते हैं. ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड, ऑल दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज. पोएट यहाँ कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. वो क्या है? एक स्टेज है, एक रंगमंच है. एंड ऑल द मैन, और जितने भी पुरुष हैं, एंड विमेन, और जितनी भी महिलाएं हैं, मेयरली, मेयरली मतलब केवल, मेयरली क्या है? केवल. वो क्या है? प्लेयर्स. जितनी भी महिलाएं और पुरुष इस स्टेज पे हैं वो सभी के सभी क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स हैं. यहाँ प्लेयर्स का मतलब है पात्र हैं. तो इन 2 लाइंस में कवि हमें समझाते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है जिसमें अलग अलग इंसान अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है, और इसमें हर पुरुष, हर महिला जो है वो केवल और केवल मात्र क्या है? एक प्लेयर है जो अपना रोल निभाने के लिए इस रंगमंच पे आते हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. दे हैव, दे कौन है यहाँ पे? ये महिला और पुरुष. देयर, देयर भी किसके लिए है? इन्हीं लोगों के लिए, कि उन लोगों के अपने एग्जिट्स हैं यानी बाहर जाने के रास्ते हैं, एंड एंट्रेंसेस यानी अंदर आने के रास्ते. यानी इस स्टेज के ऊपर, इस दुनिया में हर आदमी का अलग अलग आने का और जाने का रास्ता है. हर आदमी अलग अलग समय पे जन्म लेता है, अपने कार्य करता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होकर इस दुनिया से बाहर निकल जाता है. वही वो यहाँ कहते हैं कि एक स्टेज पे जैसे एक पात्र अपना रोल निभाता है, वैसे ही एक इंसान इस पृथ्वी पे आके अपना रोल निभाता है और फिर वो इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है. जैसे एक पात्र अपना पूरा काम करने के बाद में रंगमंच को छोड़ के चला जाता है. एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति, वन मैन, एक व्यक्ति इन हिज टाइम, इन हिज टाइम का मतलब है अपने जीवन काल में. एक व्यक्ति अपने जीवन काल में प्लेज मेनी पार्ट्स, वो क्या करता है? बहुत सारे पार्ट्स यानी बहुत सारी अलग अलग जो भूमिकाएं हैं उनको वो निभाता है, उनको सबको उसे प्ले करना पड़ता है. His acts being 7 ages, और जिस तरह से वो अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, उन भूमिकाओं को ही, उन कार्यों को ही क्या कहा जाता है? 7 एजेस. यहाँ पे इन्हीं जो अलग अलग 7 चरणों में इंसान अपने जीवन को बिताता है, उन्हीं 7 चरणों को इस पोएम में 7 एजेस कहा गया है. अब हम इस पोएम का नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स arm, and then the whining schoolboy with his saddle and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. इस पैराग्राफ के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं इन्फेंट. इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, शिशु. म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है रोना, चिल्लाना.
प्यूकिंग, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह से दूध और जो भी हम खिलाते हैं वो गिरता रहता है, यानी वो उल्टी करता रहता है, उसे हम बोलते हैं प्यूकिंग। वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब शिकायत करना। सैचल, सैचल का मतलब होता है झोला या फिर बैग, सैचल का मतलब। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, रेंगते हुए। स्नेल, स्नेल एक जानवर होता है जो बहुत धीरे चलता है, जिसे घोंघा कहा जाता है। अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है बिना इच्छा के। विलिंगली यानी इच्छा से करना, अनविलिंगली यानी उसका ऑपोजिट बिना इच्छा के। तो चलिए इस पैराग्राफ को समझते हैं। एट फर्स्ट यानी जो पहला चरण होता है एक इंसान का, फर्स्ट वो क्या होता है, द इन्फेंट, वो जो पहला चरण होता है उसमें वो क्या होता है, एक इन्फेंट होता है यानी एक शिशु होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, और वो क्या करता रहता है अपनी नर्स के आर्म में। नर्स कौन है, उसकी आया, जो भी उसकी देखभाल करती है उस पीरियड के दौरान, जो भी उसकी देखभाल करती है, चाहे वो उसकी आया हो, उसकी माँ हो, तो वो उनकी बाहों में, आर्म्स में क्या करता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। म्यूलिंग का मतलब रोता चिल्लाता रहता है, प्यूकिंग यानी उसके मुंह से दूध गिरता रहता है, उल्टी करता रहता है। एंड देन, और फिर उसके बाद द वाइनिंग स्कूल बॉय, मतलब वो शिशु के बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, और जब वो स्कूल जाएगा तो वो कैसा बच्चा होगा, वाइनिंग, क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चे स्कूल जाने में रोते हैं। तो वो क्या करता है, जब भी वो स्कूल बॉय, एक ऐसा स्कूल बॉय है जो वाइनिंग करता है, वाइनिंग करता है यानी शिकायत करता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो वो उसके बाद में ऐसी अवस्था में आता है जब वो एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके खिलाफ वो शिकायत करता है। एंड शाइनिंग, सॉरी, विद हिज सैजल, किस चीज के साथ में, उसके ऊपर थैला टंगा हुआ है, मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके साथ में उसका बैग है, उस बैग को लेकर वो शिकायत करता हुआ स्कूल जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और एक छोटे बच्चे का जो चेहरा होता है वो एकदम सुबह की धूप में कैसे चमकता रहता है, शाइन करता रहता है। शाइन का मतलब है चमकता है, मॉर्निंग फेस, उसका जो चेहरा है वो सुबह की उस धूप में चमकता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो चमकते हुए चेहरे के साथ में क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्योंकि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है जाने की, तो वो कैसे जाएगा, एकदम रेंगता हुआ जाएगा, यानी धीरे धीरे, एक स्नेल की तरह धीरे धीरे वो स्कूल जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, क्यों ऐसे स्कूल जाता है स्नेल की तरह, अनविलिंगली, क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो अनविलिंगली टू स्कूल, तो वो कहाँ जाता है, एकदम बिना इच्छा के अपने थैले को टांगे हुए और धीरे 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 करके वो स्कूल जाता है। तो इन जो लाइन्स है इनमें शेक्सपियर ने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें समझाया है कि किस तरह से हमारा जो जीवन है वो शुरू होता है एक छोटे से शिशु से लेकर एक स्कूल बॉय तक। इन 2 पीरियड्स में बच्चा क्या क्या करता है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप सभी ये नोट्स, ये जो हार्ड वर्ड्स हैं इन्हें नोट कर लें और इस पैराग्राफ का रिवीजन करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। This is the third stanza of our poem where the man played the third role of his life. So let's start. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. जो की वर्ड्स हैं इसके वो हैं लवर यानी प्रेमी, साइंग यानी आहें, फर्नेस यानी भट्टी, वोफुल दुख से भरा, बैलेड यानी गीत, मिस्ट्रेस प्रेमिका। तो चलिए हम इन लाइंस को समझते हैं। एंड देन द लवर, अब जो तीसरी जो स्टेज आती है एक आदमी की शिशु के बाद में, मतलब स्कूल जाने के बाद में जो उसकी किशोरावस्था आती है वो कौन सी आती है, एक प्रेमी की, एक लवर की आती है। साइंग लाइक अ फर्नेस, जिसमें वो आहें भरता है। लाइक फर्नेस, किसकी तरह आहें भरता है, एकदम ऐसे आहें भरता है जैसे भट्टी जल रही है, तो उसकी जो आहें होती है वो उतनी गर्म है जैसे कि भट्टी है। विद अ वोफुल बैलेड, और वो क्या करता है इस दुख में, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से अलग है तो वो इस दुख में एक वोफुल बैलेड लिखता है। वोफुल बैलेड, वोफुल का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, बैलेड यानी गीत, यानी वो अपनी प्रेमिका की याद में एक वोफुल बैलेड लिखता है। वोफुल यानी दुख, बैलेड यानी गीत, तो दुख से भरा हुआ गीत लिखता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो किसको समर्पित है वो जो गीत है, वो उसकी मिस्ट्रेस यानी उसकी प्रेमिका के आईब्रो को, यानी उसकी जो प्रेमिका की जो भौहें हैं, आईब्रोज हैं,
उनको समर्पित करके वो एक उसकी याद में, उनके दुख में वो एक वोफुल बैलेड लिखता है, यानी गीत लिखता है। तो ये बहुत ही सुंदर लाइन्स है कवि की, जिसमें कवि बताता है कि छोटे बच्चे के बाद में उसका जीवन जो होता है वो आगे बढ़ता है, और उस आगे बढ़े हुए जीवन में वो एक प्रेमी की भूमिका निभाता है, जिसमें वो किस तरह से अपनी मिस्ट्रेस को यानी प्रेमिका को किस तरह से उसकी याद में एक वोफुल बैलेड लिखता है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। This is the fourth stage of a man. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. इन लाइन्स के जो की वर्ड्स हैं वो हैं सोल्जर। लवर के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है एक इंसान की, वो किसकी आती है? सोल्जर की। क्या बनता है वो? सैनिक। स्ट्रेंज यानी अजीब। ओथ, ओथ का मतलब जो वो कस्में वादे जो लेता है उसको कहते हैं ओथ। बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। पार्ड, लेपर्ड से पार्ड लिया गया है जिसको हम बोलते हैं तेंदुआ। सीकिंग यानी तलाशता है, ढूंढता है। बबल यानी बुलबुला। रेपुटेशन प्रतिष्ठा। कैनन यानी तोप। तो चलिए इन ये जो हमारी 5 लाइन्स हैं, ये जो हमारा 4th स्टेज है उसे हम अच्छे से समझते हैं। देन अ सोल्जर, आफ्टर अ लवर द मैन बिकम सोल्जर, कि लवर के बाद में एक इंसान क्या बनता है? सोल्जर। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड ही टेक फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओथ। जब वो सोल्जर बनता है तो वो अलग अलग प्रकार की क्या लेता है? ओथ्स लेता है, यानी कस्में खाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उस समय उसकी जो बियर्ड होती है, जो दाढ़ी होती है, वो एक तेंदुए की तरह नोकीली होती है। मतलब वो उस अवस्था में होता है कि वो एकदम जोश में होता है, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो कैसी होती है? पार्ड की तरह, यानी लेपर्ड की तरह। जेलस इन ऑनर, जेलस इन ऑनर यानी कि वो अपनी जो प्रतिष्ठा होती है, जो मान सम्मान होता है, उसके अंदर उसको लेकर वो क्या होता है? बहुत ही जेलस होता है। जेलस का मतलब होता है जलन। उसे बहुत जलन होती है अपने मान सम्मान को लेकर। मतलब सैनिक जो होता है उसे सिर्फ एक ही चीज से जलन होती है, और वो जलन किस चीज के लिए होती है? उसके खुद के मान सम्मान को लेकर। सडन एंड क्विक, सडन यानी अचानक, क्विक यानी जल्दी। तो सडन यानी क्या होता है? अचानक। वो बहुत ही सडन और क्विकली यानी जल्दी से क्या कर लेता है? इन क्वेरल, क्वेरल यानी झगड़ा। वो बहुत ही जल्दी और अचानक झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। कोई भी जरा सी बात होते ही वो झगड़ लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो किस चीज के पीछे भाग रहा होता है? किस चीज को ढूंढ रहा होता है? सीकिंग यानी वो ढूंढ रहा होता है। क्या चीज ढूंढ रहा होता है? बबल रेप्यूटेशन। बहुत ही सुंदर लाइन है। वो किस चीज को ढूंढ रहा होता है? अपनी एक ऐसी प्रतिष्ठा को, अपनी एक ऐसी रेप्यूटेशन को जो कैसी है? बबल जैसी है, यानी बुलबुले जैसी है। जैसे पानी का बुलबुला अंदर से खाली होता है और वो थोड़ी देर में फूट जाता है, तो इसकी जो रेप्यूटेशन होती है वो भी बिल्कुल थोड़ी ही क्षणिक होती है, जिसके पीछे वो भाग रहा होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब वो उस रेप्यूटेशन के पीछे इतना पागल होता है कि वो कैनन माउथ यानी कि तोप के मुंह के आगे जाकर भी खड़ा हो जाता है। तो इन लाइंस में जो शेक्सपियर है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें समझाया है कि कैसे जब एक इंसान सैनिक के रूप में अपना जीवन जीता है तो वो अलग अलग प्रकार की कस्में खाता है, बहुत डिफरेंट काइंड्स की वो ओथ लेता है, और वो जो अपनी बियर्ड है उसको लेपर्ड की तरह रखता है, यानी तेंदुए की जैसी उसकी बियर्ड होती है, यानी दाढ़ी होती है। अपने मान सम्मान को लेकर वो बहुत ही जलन उसके अंदर होती है। सडन, और झगड़ा करने में वो हमेशा सडन एंड क्विक होता है, यानी कि अचानक से क्विकली, बस उसको बहाना चाहिए होता है कि वो जाकर लड़ाई कर ले। और अपनी एक बबल रेपुटेशन, एक ऐसी रेपुटेशन जो बहुत देर तक के लिए नहीं है, एक क्षणिक भर की रेपुटेशन के लिए वो इतना ज़्यादा गंभीर होता है कि वो क्या करता है? इवन इन कैनन्स माउथ, कि वो जाकर, अगर उसकी रेपुटेशन का सवाल हो तो वो जाकर तोप के आगे भी खड़ा हो सकता है। तो इन लाइंस में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सोल्जर अपने लाइफ टाइम में किस तरह का रोल प्ले करता है।
And now we'll study about the fifth stage of a man. And what is it? Justice. So let's start. And then the justice. In fair round belly, with good cap and line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. So the key words are justice यानी न्यायाधीश, belly यानी तोंद यानी मोटा जो आदमी होता है उसकी जो तोंद होती है उसे हम क्या बोलते हैं? belly. कैपन यानी मुर्गा, सीवियर यानी गंभीर, बियर्ड मतलब दाढ़ी, फॉर्मल यानी औपचारिक, वाइज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, सॉज यानी कहावतें, मॉडर्न इंस्टेंसेस में मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, इंस्टेंसेस का मतलब है उदाहरण. तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. एंड देन द जस्टिस. नाउ द फिफ्थ स्टेज ऑफ अ मैन इज अ जस्टिस. इनफेयर राउंड बेली, जो पांचवा स्टेज है वो क्या है? जस्टिस का है. इनफेयर राउंड बेली, जिसमें उसकी जो तोंद है वो गोल मटोल सी है. वो गोल मटोल मोटी तोंद वाला है क्योंकि उसका जो जीवन काल है जब वो जस्टिस बन जाता है तो वो रिश्वत लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो पेट है वो गोल मटोल हो गया है, उसकी जो बेली है वो बाहर निकल गई है. विद गुड कैप एंड लाइन, और उसकी जो बेली है उसको देखकर, उसकी तोंद को देख के पता चलता है कि कैसे उसने बहुत सारे जो मुर्गे हैं, लाइन यानी वहां पे लगे हुए हैं, यानी कि कैसे एक मुर्गा जो उसने मुर्गे खाए हैं वो उसके पेट को देख के पता चलता है. यहाँ पे कभी ये कहना चाहता है कि जो उसने इतनी रिश्वत ली है वो उसके पेट को देखकर हमें पता चलता है. विद आई सीवियर, लेकिन वो अपनी आंखों को कैसे रखता है? एकदम सीवियर, यानी उसकी जो आंखें हैं वो कैसी होती है? गंभीर होती हैं. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है वो उसने कैसी बना के रखी है? एकदम फॉर्मल कट, जो एक न्यायाधीश के ऊपर जचनी चाहिए, एकदम उसके ऊपर सूट हो वैसी बियर्ड उसने कट किए है. औपचारिक रूप से बनी हुई दाढ़ी है उसकी. फुल ऑफ वाइज सॉज, और वो पूरी तरह से फुल ऑफ भरा हुआ है. फुल है यानी भरा हुआ है. किससे? वाइज. वाइज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, सॉज यानी कहावतें, यानी वो जो भी लोग उन्हें मिलते हैं उन सबको अलग अलग तरह की बुद्धिमानी पूर्ण बातें कहता है. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और उन बातों को वो किससे जोड़ता है? मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी आधुनिक जो आजकल का प्रचलन है, जो उदाहरण है, उन्हें दे देकर वो क्या करता है? उन बातों को सिद्ध करता है. तो वो अपने अंदर बहुत बुद्धिमान है, उसे लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, और उन बातों को साबित करने के लिए वो किसका सहारा लेता है? मॉडर्न इंस्टेंसेस का, यानी आजकल जो प्रचलित जो उदाहरण है उनको लेकर वो उन कहावतों को दूसरों को सुनाता है. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपने इस जीवन का पांचवा पार्ट जो है उसको प्ले करता है. सो दिस इज द सिक्स्थ स्टैंजा ऑफ आवर पोएम. लेट्स बिगिन. The sixth age shifts into lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse well saved, a word too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistle in his sound. तो इसके इस पैराग्राफ के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं लीन. लीन का मतलब होता है दुबला पतला. स्लिपर्ड, स्लिपर्ड यानी चप्पलें पहना हुआ. पैंटलून, पैंटलून का मतलब होता है मजाकिया व्यक्ति. एक कैरेक्टर है जिसको पैंटलून कहा जाता है. स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा. पाउच यानी ढीली त्वचा, जो बूढ़े होने के बाद में आंखों की साइड से जो ढीली हो जाती है चमड़ी, उसे बोलते हैं पाउच. होस यानी जुराब. श्रंक यानी सिकुड़ी हुई. शैंक यानी टांगे. मैनली यानी मर्दाना. ट्रेबल यानी पतली. तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू, अब जो छठी एज है, द सिक्स्थ एज, वो क्या हो रही है? वो शिफ्ट हो रही है, वो बदल रही है, शिफ्ट कर रही है. किसमें बदल रही है? लीन यानी पतले दुबले. एंड स्लिपर्ड पैंटलून में एक मजाकिया सा चप्पल पहना हुआ पतला दुबला सा एक व्यक्ति, जो इतने दिन न्यायाधीश था, मोटा ताजा था, उससे पहले वो सोल्जर था. अब उसकी अवस्था धीरे धीरे चेंज हो रही है, वो शिफ्ट हुई है. और वो किस चीज में शिफ्ट हुई है? एक लीन और एक
स्लीपर्ड पैंटलून में, यानी एक दुबला पतला सा चप्पल पहना हुआ मजाकिया सा व्यक्ति, उसके अंदर वो उसकी जो अवस्था है, जो उसकी रोल था वो चेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अब उसके नोज पे क्या है, चश्मा है। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, कहाँ पे है, उसके नोज पे है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके दोनों तरफ, आंखों के दोनों तरफ पाउच है। पाउच यानी वहाँ की जो चमड़ी है वो ढीली हो गई है। हिज यूथफुल होस, उसकी जवानी का, यूथफुल यानी उसकी जवानी के समय का जो होश था, होश यानी जो उसकी जवानी के समय के जो जुराब थे, वेल सेव, जिनको उन्होंने आज तक एकदम अच्छे से संभाल के रखा था, बचा के रखा था। अ वर्ल्ड टू वाइड, उनके लिए वो, अब वो जो जुराब हैं वो बहुत चौड़े हो गए हैं। मतलब अब ये जो दुनिया है उन जुराबों के लिए चौड़ी हो गई है। दुनिया से यह मतलब है कि वो जुराब चौड़े हो गए हैं और वो क्या हो चुका है, पतला हो चुका है। इसका हमें सेकेंड लाइन में पता चलेगा कैसे। फॉर ही श्रंक शैंक, क्योंकि उसकी जो शैंक है यानी उसकी जो टांगे वो कैसी हो चुकी है, श्रंक यानी सिकुड़ चुकी है। तो अब वो उस जुराबों के लिए वो टांगे कैसी हो गई है, पतली हो गई है, और वो जुराब उसके लिए चौड़ी हो गई है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो पहले वाली मर्दाना आवाज थी, मैनली वॉइस यानी मर्दाना आवाज जो थी, टर्निंग वो भी बदल रही है, अगेन वापस बदल रही है, टूवर्ड्स चाइल्डिश, किस में बदल रही है, बचपन वाली पतली आवाज में बदल रही है। अब उसकी जो पहले मर्दाना आवाज थी वो बचपन में जैसे बच्चे की पतली आवाज होती है उसमें बदल रही है। पाइप्स यानी उसके मुंह से सीटी बजनी शुरू हो गई है। एंड विसल इन ए साउंड, और जब भी वो बोलता है तो उसकी साउंड में क्या बजती है, सीटी बजती है। पाइप और विसल दोनों में ही सीटी बजना अर्थ है कि उसमें वो जब भी बोलने की कोशिश करता है कुछ भी तो अपने आप उसके मुंह से सीटी बजनी शुरू हो गई है। तो ये जो अवस्था है इसमें कवि हमें समझाते हैं, पोएट ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है कि किस तरह से एक इंसान पहले जोश में, पहले सोल्जर होता है, फिर वो जस्टिस बनता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वाली जो अवस्था होती है वो चेंज होती है, और जब वो चेंज होती है तो वो धीरे धीरे हर चीज़ों से अपने उस जोशीले रूप से धीरे धीरे बदलता जाता है, और फिर कैसा बन जाता है, पैंटलून बन जाता है, यानी कि वो एक मजाकिया व्यक्ति बन जाता है जिसमें वो चश्मा लगा के रखता है, और वो जो उसने जवानी के जो उसके कपड़े थे जो उसने बचा के रखे थे अब वो उसे आते नहीं है क्योंकि वो पतला हो चुका है और वो कपड़े उसके लिए ढीले हो चुके हैं। उसकी टांगे एकदम सिकुड़ चुकी है, उसकी जो वॉइस थी इतने दिन जो मर्दाना आवाज़ थी वो भी अब धीरे धीरे पतली हो चुकी है, और उसकी जो आवाज़ थी वो भी धीरे धीरे जो मर्दाना आवाज़ थी वो भी ख़त्म होते होते अब पतली बच्चों जैसी हो गई है। तो ये था हमारा 6th पैराग्राफ। So this one is the last stanza of our today's poem. So let's begin. Last scene of all that ends this strange eventful history is the second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. The keywords are strange. Strange का मतलब होता है अजीब, eventful यानी घटनाओं से भरा हुआ, history इतिहास, चाइल्डिशनेस बचपना, ऑब्लिवियन विस्मृति या किसी चीज़ को भूलना, सेंस यानी किसी चीज़ के बिना। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। लास्ट सीन ऑफ ऑल, ये जो पूरा जीवन चक्र चला जिसमें पोएट ने हमें बताया कि कैसे अलग अलग स्टेजेस में एक आदमी अलग अलग रोल प्ले करता है, उसी का जो लास्ट सीन है दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो क्या करता है, दैट एंड्स जो खत्म करता है, दिस ये जो हमारी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री रही है। स्ट्रेंज यानी अजीब, इवेंटफुल यानी घटनाओं से भरी हुई, हिस्ट्री यानी इतिहास। एक इंसान की जो अजीब सी घटनाओं से भरी हुई और जो उसका इतिहास रहा उसका जो समापन होता है, उसको जो खत्म करता है वो कौन सी स्टेज होती है, इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस, वो होता है उसका दूसरा बचपन। एंड मेयर ऑब्लिवियन, जो केवल क्या होता है, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन यानी विस्मृति, वो विस्मृतियों से भरा होता है, यानी कि उसमें इंसान भूलता जाता है, हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे हर चीज़ों को भूलता जाता है, जो आज तक उसने अपने इतिहास में जो भी चीज़ें उपलब्धियों को जिनको प्राप्त किया था वो अब सारी चीज़ें भूलता जा रहा है। सेंस टीथ, और धीरे धीरे उसकी शारीरिक चीज़ें भी उससे छूटती जा रही है, वो चीज़ें भी उसकी ख़त्म होती जा रही है, जैसे कि सेंस टीथ अब वो दांतों के बिना हो जाता है, सेंस आइज उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है,
सेंस टेस्ट, उसके जो जीभ का स्वाद है वो भी चला गया है। सेंस एवरीथिंग, उसकी हर चीज़ जो थी वो धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाती है और इस तरह ये जो पूरा जीवन चक्र है वो आखिर में खत्म हो जाता है। सो दिस इज आवर टुडेज पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये पोएम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी इसके जो कीवर्ड्स जितने भी मैंने लिखाए हैं आप सभी उन्हें अच्छे से देख लें। पिछले वीडियोस में कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैं इन पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एग्जाम में आते हैं वो बताऊं। तो क्योंकि हमारी ये 4th पोएम है, इसके बाद में हमारी लास्ट पोएम है 5th, उसके बाद में मैं उन पोएम्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके वीडियो भी बना दूंगी। सो डोंट वरी, आप सब पहले इनके एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलें, इनको अच्छे से समझते हुए चलें कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनके कीवर्ड्स को अच्छे से देखें और फिर इनके जो छोटे मोटी जो भी डाउट्स आपके दिल में हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन सभी को आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। थैंक यू।